नमस्कार दोस्तों। देखिए, मुझे ज्ञान सर ने ये बोला कि कई हिंदी के जो छात्र हैं उनकी ये डिमांड है कि जो इतिहास के जो रिवीजन की क्लासेस चलाई जा रही हैं इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में भी कराया जाए। तो ये जो सीरीज है आज से मैं आपके लिए हिंदी में भी लेकर आऊंगा, इंग्लिश में भी लेकर आऊंगा, और आप दोनों जो है साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए आज सीरीज की हम स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा में आपके इतिहास के कंपाइलेशन की। उसके साथ जो है मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए, ये तो यूट्यूब चैनल हमारा फ्री है, साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो भी आपके लिए फ्री है। तो आप वहां पे कई सारी अपडेट्स लेने के लिए और मटेरियल लेने के लिए आ जाएं। उसके अलावा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर के लास्ट में आप इन नंबर्स पे कॉल करें और आप हमारा जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी जो है पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद मिल सके। अब मैं यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम जो है आपका व्यर्थ नहीं करूंगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम इंडेक्स या अनुक्रमणिका देख लेते हैं। देखिए, हमें जो है इसमें आपका प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है, और जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, और उसकी अनुक्रमणिका जो है मैं यहां पे करा देता हूं। जैसे जैसे हम मध्यकालीन में जाएंगे और आधुनिक भारत में जाएंगे तो उनकी अनुक्रमणिका हम जो है अलग तरीके से कर लेंगे। जो हमारा पहला जो विषय होगा वो ये होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी और जो उनकी तिथि है वो भी हम याद करने की जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम जो हमारे ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए, उनको देखेंगे। फिर प्राचीन भारत के जो राजवंश थे, उनकी जो राजधानियां थी और उनकी जो संस्थापक थे जिन्होंने बनाया था वो राजवंश, उसके बारे में देखेंगे। फिर हमें देखना होगा भारत के कुछ पवित्र नगर और भारत की कुछ प्रमुख जो पवित्र नदियां हैं उनके बारे में। फिर जो हमारे शंकराचार्य थे जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी भारत में। तो वो मठ हमें देखने हैं, अपने जो है हमारा एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, कहां से जो है स्रोत मिलते हैं, जानकारी कहां से मिलती है, वो देखना होगा। फिर जो है हम चलेंगे पाषाण काल में, जब पत्थरों का युग था, वो देखना है। उसके आगे जो हमारा आएगा वो आएगा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, जिसमें जो कि ताम्र काल भी होगा और पाषाण काल भी होगा। वो जब दोनों चीजें मिली जुली हो जाएंगी तो उनको हम बोलेंगे प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, उनका जो है हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर जो है हमारी जो सैंधव सभ्यता थी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो सैंधव सभ्यता और उनकी संस्कृति भी देखेंगे। फिर हम चले जाएंगे जो है वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है वहां पे, और फिर जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो है हम वहां पे उनकी चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा जो हिंदू का धर्म है उसमें शैव और भागवत धर्म जो है ये देखना होगा। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो 6ठी सदी ईसा पूर्व की जो युग था, उस टाइम पे जो है भारतीय जो यहाँ पे हमारे भारत का जो एरिया है उसमें राजनीतिक दशा क्या थी, है ना, कौन लोग थे जो शासन कर रहे थे और शासन की व्यवस्था क्या थी, वहां पे देखना होगा। फिर उसी दौरान जो है थोड़े दिन बाद जो है यूनानी आक्रमण होता है हमारे पश्चिमोत्तर भाग से, तो वो देखना होगा। और जो यूनानी आक्रमण होता है उसी के दौरान जो है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो मौर्य साम्राज्य आपके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है सिलेबस में। लेकिन बाद में मौर्योत्तर काल भी होता है जिसमें कई जो थे राजवंश वगैरह हुए, उनका भी देखना है। फिर जो है हम थोड़ा जो है आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में चलेंगे, कला और संस्कृति के टॉपिक में। तो वहां पे हमें प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला थी वो देखनी है, और दक्षिण भारत के जो काफी थोड़े प्रॉब्लमैटिक डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं वो जो है चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग, ये सारे हमें देख लेने हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हमारे प्राचीन साहित्य क्या थे और उसके जो लिखने वाले थे साहित्यकार कौन थे। अब उसके बाद जो है चूंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होनी है, तो लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा यहाँ पे प्राचीन भारत में वो हो जाएगा पूर्व मध्यकाल का इतिहास, और वो 800 से 1200 ईस्वी की बात होगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास की। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हुई और उनकी तिथियां क्या है ना। तो महत्वपूर्ण घटनाओं में जो सबसे पहली तो ये महत्वपूर्ण घटना है कि कृषि का आरंभ कब हुआ। देखिए, पाकिस्तान में आज पड़ता है बलूचिस्तान नाम के प्रांत में एक जगह है मेहरगढ़, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोल्डेहवा, ये जो है यहाँ पे लगभग 8000 साल पहले ही है। मैं अभी से 8000 साल जो है काउंट कर रहा हूं, मैं ईसा पूर्व नहीं बोल रहा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी से 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ हो गया था, मेहरगढ़ में माना जाता है कि वहां शुरुआत हुई थी। फिर जो है सिंधु सभ्यता जो बनी, उसके प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता में भी 3 काल हैं, है ना। तो जो प्रथम नगर हुआ, जो प्रथम चरण था, उसकी शुरुआत जो है 4700 वर्ष पूर्व हो गई थी। फिर बात आती है कि जो आपकी गंगा नदी की जो घाटी है उसमें नगरों का निर्माण कब हुआ, मगध का बड़ा राज्य कब बना, तो ये जो चीजें हुई वो 2500 वर्ष पूर्व हो गई, है ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो आपका बात करें अगर हम
नगरों की तो सबसे पहले वो सिंधु सभ्यता में हुई, वो तो 4700 वर्ष पूर्व हो गई। लेकिन बाद में एक थोड़े गैप के बाद गंगा घाटी में भी नगर बसने लगे और मगध का जैसे बड़ा राज्य बना, तो ये सब 2500 ईसा पूर्व जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब मैंने यहां पे आपको सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा संस्कृति का 4700 वर्ष पूर्व अभी से हिसाब से बताया। लेकिन अगर उसका काल देखें, हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है, तो माना जाता है कि देखिए इसमें कई विवाद हैं, कई लोगों का जो है अलग अलग, जो भी पुरातत्व जो उसके विशेषज्ञ हैं सबका अलग अलग एक अपना मतभेद है, अपना मत है। लेकिन जो एक माना जाता है कि जो कॉमन है, जो एक्सेप्टेड है, वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। फिर आती है पूर्व वैदिक काल की बात, तो ऋग्वेद की रचना का काल जो है माना जाता है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ये लगभग की जो है ये जानकारी है। उसके बाद जो वैदिक काल में ही उत्तर वैदिक काल आता है, वो हुआ 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब यहां पे जो मगध वाला एरिया था, वहां पे आपको पता ही है बिंबिसार वगैरह की बात होगी, तो हर्यंक जो वंश जो था उसका जो काल है 544 ईसा पूर्व से। देखिए जैसे ही उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व पे हुआ खत्म, उसके थोड़े दिनों बाद जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व, इस लंबे काल तक जो है हर्यंक वंश की बात चली मगध वाले एरिया में। अब उसी जो है एरिया में, उसी जो है क्षेत्र में नंद वंश आया, और नंद वंश जो है 344 से 323 ईसा पूर्व वहां पे अपना साम्राज्य बसाता है। उसके बाद जो है मौर्य वंश आता है, जिसमें अशोक की बात होगी। तो ये जो चलता है मौर्य वंश, ये 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व चलता है। और जो मौर्य वंश आता है वो नंद वंश के बाद आता है। नंद वंश के जो लास्ट जो थे, अंतिम शासक थे, वो धननंद थे। तो धननंद को जो है हटा के मौर्य वंश यहां पे आ जाता है 323 से 184 ईसा पूर्व। और इन दोनों के बीच में ही जब धननंद था, तो उधर से यूनान से भारत पे आक्रमण होता है अलेक्जेंडर का। धननंद के बाद जो है, धननंद के बाद तो मौर्य वंश चला। मौर्य वंश के बाद जो है आपका पुष्यमित्र शुंग आते हैं, और वो शुंग वंश की शुरुआत करते हैं। तो ये जो शुंग वंश चलता है, देखिए यहाँ पे जो मौर्य वंश खत्म हो रहा है 184 ईसा पूर्व, उसके बाद से लेके 184 से 75 ईसा पूर्व जो है आपका शुंग वंश चलता है। अब ये जो यहाँ पे काल लिखा हुआ है 500 ईसा पूर्व के लगभग, इसमें कई घटनाएं हुई। पहले तो एक जो आपका राजनीतिक जो प्रभाव था, वो जो है रूलिंग करने की जो है शासक जो थे वो महाजनपद बनाने लगे। महाजनपद जो हैं वो गंगा के मैदानी इलाकों में बने, और इसी कारण गंगा के मैदानी इलाकों में 500 ईसा पूर्व जो है नगरों का विकास भी हुआ। इसी काल में जो है उपनिषद की रचना भी हुई। जैन देखिए वेद तो पहले ही बन गए थे, ऋग्वेद तो जो आपके पूर्व वैदिक काल में ही बन गया था बल्कि, लेकिन ये जो उपनिषद हैं, जैन धर्म का जो विकास है और जो बौद्ध धर्म का है, ये इनके जो विचारों का उदय हुआ ये 500 ईसा पूर्व हुआ। और उसी टाइम पे जो है, उसी काल में जो है महाजनपदों का भी विकास हुआ और गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास भी हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके जो है यूनान से आक्रमण हुआ था सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, तो आपके पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था, पाकिस्तान वाले एरिया में, झेलम नदी के किनारे। तो वो हुआ था 327 से लेके 325 ईसा पूर्व। ये 2 साल इसलिए हैं क्योंकि एक तो काफी टाइम वो लड़ाई में ही लग गया, दूसरा कि इसमें भी थोड़ा सा विवाद है। तो उसके थोड़े दिनों बाद ही देखिए कि 323 ईसा पूर्व में आपके जो है यहाँ पे कौन आ जाते हैं, मौर्य वंश आ जाता है। तो मौर्य वंश के पहले जो नंद वंश था, उसका जो अंतिम शासक था धननंद, उसके टाइम पे जो है सिकंदर भारत में आता है और पश्चिमोत्तर सीमा पे, और वो झेलम के जो है तट पे लड़ाई होती है पोरस में, जिसको हरा दिया जाता, पोरस को जिसमें हरा दिया जाता है। ये जो बात हुई थी 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व में हुई थी। तो उसी के बाद जो है मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसकी मदद किसने की थी, चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बने वो 321 ईसा पूर्व बने। बाद में उन्हीं के साम्राज्य में मौर्य वंश में ही अशोक का शासनकाल होता है। इन्होंने एक लंबे टाइम तक जो है अपना शासन चलाया। 372 ईसा पूर्व या 272 ईसा पूर्व या 268 ईसा पूर्व, इसमें विवाद है, वहां से लेकर 231 ईसा पूर्व के बीच जो है अशोक का शासनकाल जो है चलता है। देख सकते हैं कि लगभग 40 साल जो है अशोक जो है यहाँ पे अपना शासन चलाते हैं। संगम साहित्य की रचना, देखिए संगम साहित्य जो है आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो है क्षेत्र वहां पे हुआ था। तो संगम साहित्य जो है मदुरई वाले इलाके में जो है संगम साहित्य के लिए जो है समागम होता था। और जो शासनकाल जिनका था वो थे पांड्यास थे। साउथ में जो पांड्यन सभ्यता थी, पांड्यन कहिए कि किंगडम था, उनके अंदर जो है संगम साहित्य की रचना हुई थी और 3 संगम हुए थे। ये हुआ था 300 ईसा पूर्व से लेके देखिए कि 300 ईस्वी के बीच में हुआ था। लगभग 600 साल के बीच में ये 3 समागम हुए थे, संगम हुए थे। तो संगम साहित्य की रचना जो है 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक हुई थी। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2500 से लेके 1750 बताया था ईसा पूर्व की बात होती है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। महावीर का जन्म क्या हुआ था,
40 ईसा पूर्व में, थोड़े से दिनों बाद, देख रहे हैं कुछ सालों बाद ही जो है महावीर का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध से। भारत पर अलेक्जेंडर का हमला पहले ही बता दिया, 327 से 326 ईसा पूर्व के आसपास। देखिए जैन जो साहित्य है और जैन जो परंपरा है उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त जो थे उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य वाले 313 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों जो सेल्यूकस निकेटर जो थे बाहर से जो आक्रमण करने आया था, तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अपने अशोक हुए तो उन्होंने कलिंग पे जो विजय की थी वो की थी 261 ईसा पूर्व में, जिसके बाद उनको जो है काफी विक्षोभ हुआ था और उन्होंने जो है मतलब ये जो है बुद्ध बन गए थे, वो बौद्ध बन गए थे, बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो अशोक ने जो कलिंग की विजय की थी वो 261 ईसा पूर्व की थी। अब यहां देखिए दो जो है भारत के जो है संवत आरंभ होते हैं। पहला तो है विक्रम संवत। विक्रम संवत का जो आरंभ है वो होता है 58 ईसा पूर्व में, और जो शक संवत का जो है आरंभ होता है वो 78 ईस्वी में होता है। देखिए 78 ईस्वी में होता है। फिर जो हमारे जो भारत में कनिष्क आए थे बाहर से, तो कनिष्क का शासन जो है 78 से लेके 100 ईस्वी के बीच चलता है। फिर आते हैं आपके जो है माना जाता है कि जो स्वर्ण युग था भारत का, गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में हो गई थी। और जो गुजरात में वल्लाभी है, तो वल्लाभी की जो परिषद हुई थी वहां पे जैन साहित्य का संकलन हुआ था गुजरात के वल्लाभी में, वो 512 से 521 जो है ईस्वी के आसपास हुआ था। फिर बात होती है उत्तर भारत में हर्षवर्धन आ जाते हैं कन्नौज में। तो हर्षवर्धन का जो शासन चलता है वो 606 से लेके 647 ईस्वी तक चलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम पे ही जो है काल पे ही है जो चीनी यात्री जो है भारत आते हैं उनका नाम था हुएन त्यांग, इंग्लिश में इनको जुएन जांग भी बोलते हैं। तो वो भारत में आते हैं कब? 630 से लेके 643 ईस्वी के बीच में। जो हर्षवर्धन थे उनकी लड़ाई हुई थी दक्षिण भारत के पुलाकेशिन द्वितीय से। तो जो पुलाकेशिन द्वितीय थे उनका शासनकाल क्या था? देखिए 609 से 642। अब खुद जोड़ लीजिए, देखिए हर्षवर्धन का 606 से 647 और पुलाकेशिन द्वितीय का 609 से 642, इसीलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और कहते हैं, माना जाता है कि इस लड़ाई में पुलाकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब इस बीच में जो है अरब आक्रमण जो है भारत में शुरू हो जाते हैं। तो सिंध पे जो पहला है, सिंध जो कि भारत के पश्चिमोत्तर में है, तो सिंध पे हुआ पहला आक्रमण अरब का, वो हुआ 712 ईस्वी में। और ये ईस्वी जो 712 सिंध पे जो आक्रमण हुआ अरब का, वो आपको याद रखना है क्योंकि ये सीधा का सीधा पीसीएस में पूछ दिया जाता है। अच्छा, ये जो कन्नौज के एक शासक थे भोज राजा भोज, उनका राज्याभिषेक कब हुआ? वो हुआ था 836 ईस्वी में। अब फिर जो चोल शासक थे, चोल में भी जो है पहले वाले चोल बाद वाले चोल, जो आपके बाद वाले जो चोल शासक थे उसमें जो पहले जो थे राजा थे, तो राजा का जो राज्याभिषेक हुआ उन्होंने सत्ता कब ली? 985 ईस्वी में ली। फिर बात होती है कि सुल्तान महमूद गजनवी जो था उसका राज्याभिषेक कब हुआ? उसका राज्याभिषेक जो है 998 ईस्वी में हुआ। जो गुप्त वंश का शासनकाल है उसकी शुरुआत जो है, शुरुआत तो क्या बोलूं, पूरा शासनकाल की ही बात हो रही है गुप्त वंश की, जो कि स्वर्ण युग बोला जाता भारत का। 275 से 550 ईस्वी जो है गुप्त का वंश चला। देखिए कुछ और भी प्रमुख जो राजा हैं, वो नागभट्ट का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल, ये देखिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 800 से लेकर 833 ईस्वी। फिर आते हैं वत्सराज का शासनकाल 775 से 800 ईस्वी, है ना, बस 25 साल। महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल कब चलता है? 885 से 910 ईस्वी। अब ये बंगाल की बात हो रही है। महिपाल का शासनकाल कब चलता है? देखिए 912 से 944 ईस्वी। ये पाल जो है उनका जो वंश था उनकी बात हो रही है। महिपाल का शासनकाल 912 से लेकर 944 ईस्वी। फिर बात आती है लक्ष्मण सेन की, उनका जो शासनकाल था वो 1178 से 1206 ईस्वी चलता है। फिर बात होती है मिहिर भोज की। मिहिर भोज प्रथम का शासनकाल जो है 836 से लेके 885 ईस्वी चलता है। देवपाल का 810 से 850 ईस्वी। और धर्मपाल का जो कि काफी प्रमुख शासक थे पाल जो है वंश उसके, तो धर्मपाल का शासनकाल जो है 770 से 810 ईस्वी चलता है। देखिए पहला तो हमारा हो गया, टाइमलाइन हो गया। अब जो दूसरा हमारा यहां पे टॉपिक है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ और उसको लिखने वाले कौन थे। देखिए यहां पे पहला जो ग्रंथ है वो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो है पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। उनके पुष्यमित्र शुंग के बेटे जो थे वो अग्निमित्र थे और उनकी प्रेमिका थी मालविका। उन दोनों के लिए लिखी थी ये जो है कालिदास ने लिखी थी मालविकाग्निमित्रम। और ये यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मालविकाग्निमित्रम जो है किसने लिखी थी। ये पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र शुंग पे लिखी गई थी।
ये जो आपके, जो मैंने ऊपर आपको हर्षवर्धन पढ़ाया उत्तरी भारत में, हर्षवर्धन के जो शासनकाल था, तो हर्षवर्धन जो सम्राट थे, भारतीय सम्राट, उन्हीं के अंदर जो उनके राजकवि थे वो जो थे बाणभट्ट थे। वो जो राजकवि बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के, उन्होंने हर्षवर्धन के ही जीवन चरित पे, कि उनके जो जीवन काल कैसा था, वर्णन किया और उस किताब का जो उन्होंने नाम दिया हर्षचरित। फिर वाकपति ने जो है किताब लिखी गौड़वहो, और गौड़वहो में क्या है, कन्नौज के जो नरेश थे यशोवर्मा, उनके विजय के बारे में जो व्याख्या आपको मिलेगी वो आपको वाकपति के द्वारा लिखी हुई किताब गौड़वहो में मिलेगी। फिर बात होती है विल्हन की। विल्हन ने देखिए लिखा, किताब जो लिखा, उन्होंने लिखा विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित जो है विल्हन का लिखा हुआ, वो लिखा गया चालुक्य राजवंश पे, और खास करके उसमें विशेष करके चालुक्य राजवंश में विक्रमादित्य षष्ठ जो थे, विक्रमादित्य जो 6ठे नंबर के थे, उनके विषय में जानकारी आपको विल्हन के लिखे हुए विक्रमांक देव चरित में मिलती है। फिर बात करेंगे कुमारपाल चरित किसके लिए लिखी गई। देखिए कुमारपाल चरित जो है गुजरात के जो चालुक्य वंशीय शासक थे, उनके विस्तृत इतिहास की जानकारी के लिए है, और उसको लिखा था हेमचंद्र ने। तो हेमचंद्र ने क्या लिखा था, कुमारपाल चरित, गुजरात के चालुक्य वंश जो था उनके शासकों के बारे में। फिर जो यहाँ पे देखिए बात आती है पद्मगुप्त परिमल की। पद्मगुप्त परिमल जो थे रचनाकार, उन्होंने क्या लिखा, देखिए उन्होंने लिखा नवसाहसांक चरित। नवसाहसांक चरित नाम से पता चलता है कि जो है समुद्र की बात हो रही है, तो वो परमार वंश के राजा के लिए लिखी गई थी, और उसमें भी जो है विशेषकर सिंधु राज नवसाह, देखिए सिंधु राज लिखा हुआ है ना, मतलब कि सिंधु मतलब समुद्र होता है, तो इनके जो नेवल एक्सपेडिशन होती थी, समुद्र में जाते थे, इसलिए बोल रहे हैं। तो सिंधु राज नवसाहसांक जो है, उनके इतिहास के विषय में जानकारी आपको पद्मगुप्त परिमल के द्वारा लिखी हुई किताब नवसाहसांक चरित से मिलती है। फिर बात आती है विल्लाल की। तो विल्लाल ने जो किताब लिखी थी वो भोज प्रबंध थी। महाराज जो थे आपके जो है मध्य प्रदेश में जो जिला है अभी धार, वहां पे जो है पहले धारेश्वर थी। तो महाराज धारेश्वर थे वो, क्योंकि वो धार वाले जो है उसको पहले धारा बोलते थे, वहां पे उनकी किंगडम थी। तो महाराज धारेश्वर जो है, और या उनको भोज भी बोलते हैं, महाराज धारेश्वर भोज, उनकी जो राजसभा है उसमें जो कई कहानियां बनी, उसका जो सुंदर वहां पे कथानक मिलता है, वो आपको विल्लाल की लिखी हुई किताब भोज प्रबंध में मिलता है। अब जो आपके काफी जो वीर थे भारत के, पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज चरित जो है, या पृथ्वीराज रासो भी जिसको बोलते हैं, वो चंद बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज की लड़ाइयों की कहानियां, उनके जीवन काल की कहानियां आपको जो है चंद बरदाई की लिखी हुई किताब पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चरित में मिल जाएगी। जो कश्मीर के कल्हान थे, कल्हान ने जो है राज तरंगिनी लिखी, उसमें आपको कश्मीर के इतिहास पे जो है काफी वहां पे डिटेल मिल जाएगी। अगला जो हमारा यहाँ पे विषय है वो है पुराणों की संख्या। पुराणों के बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो रट लेना है कि पुराणों की संख्या जो है 18 है। दूसरा आपको ये जानना है कि पुराणों का जो विषय क्या होता है अलग अलग पुराणों का। देखिए एक तो पहला विषय होता है सर्ग। सर्ग मतलब देखिए ब्रह्मांड या सृष्टि की उत्पत्ति की बात होती है, और जो उसके विनाश की बात होती है, जो उसके देखिए प्रत्यावर्तन या प्रतिविकास की बात होती है, वो मिलती है प्रतिसर्ग में। तो प्रतिसर्ग में क्या होता है, सृष्टि का प्रत्यावर्तन या प्रतिविकास, और जो सर्ग में क्या होता है, सृष्टि का विकास या उत्पत्ति। फिर दूसरा जो तीसरा जो होता है विषय होता है वो मनवंतर होता है। मनवंतर का मतलब क्या होता है, समय की पुनरावृत्ति। समय जो है बार बार फिर से लौट के आता है, जो है साइकिल चलता रहता है, एक वृत्त चलता रहता है, उसको बोलते हैं मनवंतर, समय की पुनरावृत्ति। अब वंश की बात करें, अगर वंश का विषय हो तो राजा हैं, वो देखिए जो प्रमुख वंश होंगे उन्हीं की बात होगी। तो राजाओं और ऋषियों की जो वंशावली है कि उनके बेटे कौन हुए, पौत्र कौन हुए, पोते कौन हुए, ये जो वंशावली बनती है राजा और ऋषियों की, वो आपको वंश नाम के विषय में मिल जाएगी। लेकिन अब एक कोई राजा को चुन लूं, मैं ऋषि को चुन लूं और उनके चरित्र की जानकारी देने लगूं, तो वो हो जाएगा पात्रों की जीवनियां। जो पात्रों की जीवनियां होती है वंशानुचरित में होती है, उनके चरित्र की बात की जाती है वहां पे। ये यहाँ पे सर ने दिखाया एक पुराण की पांडुलिपि, देखिए कुछ ऐसी दिखती थी। अब हमारा जो अगला विषय है वो है प्राचीन भारत के कुछ राजवंश जो प्रमुख थे, उनकी राजधानी कहाँ थी और उनके संस्थापक कौन थे। देखिए ये मैं टॉपिक कराने में कोशिश करूंगा कि मैं आप इसको मानचित्र भी दिखाऊं, थोड़े जो काफी इंपॉर्टेंट और जो आपसे मतलब इमेजिन नहीं होते, कल्पना नहीं कर पाते कि वो जगह थी कहाँ, तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि आपको मानचित्र भी दिखाऊं। तो देखिए जो मैं आपको बताया था, दक्षिण भारत में चोल वंश चला था 850 से 871 ईसा पूर्व। उसके जो संस्थापक थे उन्होंने जो वहां पे किंगडम अपनी बनाई थी, जो उन्होंने वहां पे अपना शासनकाल चलाया था, चोल वंश की जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। विजयालय ने अपनी राजधानी जो है चोल वंश की बनाई थी तंजौर या तंजावुर में। ये जो है कावेरी नदी के किनारों पे है, तमिलनाडु में। पल्लव वंश की बात करें तो उनकी शुरुआत की थी, संस्थापक जो थे सिंह विष्णु थे,
और उन्होंने जो पल्लव वंश की शुरुआत की थी और कैपिटल जो बनाया था अपना, जो राजधानी बनाई थी वो कांची में बनाई थी, और कांची जो है आज कांचीपुरम या कांची बोल सकते हैं। देखिए चालुक्य वंश जो है, चालुक्य वंश के अलग अलग राजधानियां बनी, अलग अलग जगह पे जो है उनका विकास हुआ अलग अलग काल में। तो चालुक्य वंश जो हम वेंगी की बात करें तो ये वेंगी जो है आंध्र प्रदेश के किनारों पे है, तो इसको हम लोग जो है पूर्व चालुक्य वंश भी कहते हैं, क्योंकि आपके पूर्व भारत में उसका जो है उनका राजधानी थी। इसकी शुरुआत की थी विष्णुवर्धन ने, और अपना जो उन्होंने राजधानी बनाया था वो बनाया था वेंगी में, आंध्र प्रदेश के तट पे। चालुक्य वंश जो कल्याणी की थी, देखिए जो आपकी जो पश्चिम का जो चालुक्य वंश था उसमें दो हो गए, एक तो कल्याणी वाला और दूसरा बदामी वाला। बदामी वाले को वातापी भी बोलते हैं। ये दोनों जो कल्याणी और बदामी है ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। तो चालुक्य वंश में जो कल्याणी की बात करेंगे, कल्याणी के चालुक्यों की, तो उनकी शुरुआत की थी तैलप द्वितीय ने, और उनका जो राजधानी था वो मान्यखेत या मान्यखेड़ा था, या मलखेड़ भी बोल सकते हैं। चिंता मत करिए, मैं आपको जो है मानचित्र में दिखाऊंगा। फिर जो चालुक्य वंश वातापी या बदामी की थी उसकी शुरुआत की थी पुलकेशिन प्रथम ने, और उनका जो है राजधानी जो उनकी थी वो बदामी या वातापी में थी। अब उत्तर भारत में चले आइए, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहां पे तोमर वंश के संस्थापक जो थे अनंगपाल थे, और उन्होंने जो है अपना राजधानी बनाया, ढिल्लिका को बनाया, और कहते हैं कि इसी के नाम पे धीरे धीरे जो है दिल्ली नाम जो है उसका विकास हुआ। चौहान वंश जो राजपूतों का वंश था उसकी स्थापना की थी वासुदेव ने, और जो उनका जो राजधानी था वो राजस्थान के अजमेर में था। गढ़वाल वंश जो था उसकी स्थापना की थी चंद्रदेव ने, और राजधानी उन्होंने जो है उत्तर भारत में कन्नौज में बनाई। अब बात करें अगर सिसोदिया वंश की, जिसको कि गोहिल वंश भी बोलते हैं, ये भी राजपूतों का वंश था, तो इसकी स्थापना देखिए काफी जो है फेमस है, बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल को हम लोग कालभोज भी बोलते हैं, और इनकी जो राजधानी थी राजस्थान के चित्तौड़ में या मेवाड़, दोनों एक ही चीजें हैं, वहां पे थी। फिर जो आपके मगध वाला जो क्षेत्र है वहां पे हर्यंक वंश की जो स्थापना है बिंबिसार ने कराई, और उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई राजगृह में, और साथ ही साथ पाटलिपुत्र में भी अलग अलग टाइम पे। शिशुनाग वंश की बात करें तो उसकी स्थापना तो देखिए नाम से पता चलता है शिशुनाग ने की थी, और उन्होंने अपना जो राजधानी बनाया बिहार के पाटलिपुत्र और वैशाली में। फिर जो महापद्म नंद आए तो नंद वंश की शुरुआत हुई, और उन्होंने अपना जो है राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया। मौर्य वंश की शुरुआत तो आपको पहले बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी। ये जो शुंग वंश था जो कि मौर्य वंश के बाद आया था, इनकी एक खासियत है कि ये जो है मगध वाले क्षेत्र में भी जो है अपना किंगडम बना के रखा था इन्होंने, लेकिन शुंग वंश की जो अपनी जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, लेकिन जो उनका जो राजधानी था मध्य प्रदेश के विदिशा में था। फिर बात आएगी कण्व वंश की। कण्व वंश की स्थापना जो है वसुदेव ने की थी, और राजधानी जो है पाटलिपुत्र में बनाया था। अब ये जो आपका जो है दक्षिण भारत और जो मध्य भारत, वहां पे सातवाहन वंश जो था वो बना हुआ था, तो उसकी स्थापना की थी सातवाहन वंश की सिमुक ने, और उनका जो है उनकी जो राजधानी थी वो पैठन नाम की जगह थी। मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा कि पैठन कहाँ है। फिर बात होती है चेदी वंश की। चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए महामेघवाहन ने की थी, और उनका जो है चेदी वंश की जो राजधानी थी देखिए सोत्थवती थी। सोत्थवती को हम लोग सुक्तिमती भी बोलते हैं। ये जो हिंद यवन आए आपके देश में, या बोलिए इंडो ग्रीक इंग्लिश में, तो इनकी जो है स्थापना की थी डेमेट्रियस ने, और उनका जो देखिए राजधानी था वो उस टाइम के शाकाल में था। वही शाकाल जो आप पाकिस्तान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो भारत के ये पश्चिमी उत्तर भारत में जो थे हिंद यवन थे, स्थापना की थी डेमेट्रियस ने, और राजधानी बनाई थी सियालकोट या शाकाल में। कुषाण वंश की बात करें तो ये बाहर से आए थे। इसकी शुरुआत की थी कुजुल कैडफिसेस ने। कुजुल कैडफिसेस ने जो है अपनी राजधानी जो है उस टाइम पे पुरुषपुर में बनाई थी, आज वो पाकिस्तान के पेशावर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में देखिए मैसूर के आसपास कदम्ब वंश की बात होगी, तो शुरुआत की थी मयूर शर्मन ने, और अपना जो उन्होंने राजधानी बनाया था बनवासी में बनाया था, वो कर्नाटक में ही पड़ता है। चंदेल वंश जो है जिन्होंने खजुराहो की स्थापना की, खजुराहो के जो आप मंदिर देख रहे हैं वो चंदेलों ने बनवाया था बुंदेलखंड में। तो चंदेल वंश की जो शुरुआत है वो नन्नुक ने की थी, और अपना देखिए महोबा या खजुराहो में जो है अपना उन्होंने राजधानी बनाया था। सोलंकी वंश जो है राजपूतों का, ये देखिए गुजरात के अनहिलवाड़ में उनका जो है राजधानी थी उनकी, और सोलंकी वंश की स्थापना जो है मूलराज प्रथम ने की थी। परमार वंश भी राजपूतों का वंश था। इसकी शुरुआत की थी उपेंद्र या कृष्णराज ने, और इनका जो है राजधानी जो थी धारा थी, जो कि अब जो है मध्य प्रदेश का धार जिला बन गया है। कलचुरी चेदी वंश की बात करें तो इसकी शुरुआत की थी कोक्कल प्रथम ने, और जो राजधानी थी वो त्रिपुरी में थी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, जो कि अपने गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में थे, तो उसकी शुरुआत की थी नागभट्ट प्रथम ने, और इनका जो राजधानी था काफी उत्तर में कन्नौज में बना हुआ था।
देखिए फिर दक्षिण भारत चले जाइए, मध्य भारत, दक्षिण भारत, राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने ही एक बड़ा शिव का मंदिर बनवाया है आपके औरंगाबाद जिले में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एल्लोरा भी बोलते हैं। तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश, उसकी शुरुआत की थी दंती वर्मन ने, और उनका जो राजधानी था उनकी मान्यखेता या मान्यखेल था। सेन वंश की बात करें तो देखिए नाम से ही पता चलता है कि बंगाल के क्षेत्र की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत की थी सामंत सेन ने, और कैपिटल जो आप यहां पे देख रहे हैं राजधानी, वो राढ़ लिखा हुआ है। ये राढ़ जो है आज झारखंड और बंगाल के जो सीमा पे पड़ता है। पाल वंश वही बंगाल में था, इसकी शुरुआत की थी गोपाल ने, और जो बिहार का जो आज क्षेत्र मुंगेर जिला है वहां पे पाल वंश का कैपिटल था, जिसकी शुरुआत की थी गोपाल ने। पुष्यभूति वंश की बात करें तो प्रभाकर वर्धन ने शुरुआत की थी इसकी, और थानेश्वर जो है आपके एकदम उत्तर भारत में, वहां पे उनकी जो राजधानी थी। फिर चले आइए गौड़ वंश में। गौड़ वंश की शुरुआत की थी कृष्णगुप्त ने, और अपना जो है इन्होंने राजधानी बनाया था, देखिए बिहार के ही पाटलिपुत्र या पटना में बनाया था। मैत्रक वंश की शुरुआत की थी भट्टारक ने, और जो उन्होंने कैपिटल अपना बनाया था ये गुजरात के वल्लाभी में बनाया था। फिर जो बाहर से आया आपके हूण जो आक्रमण हुआ, तो हूण वंश की स्थापना किसने की थी, तोरमाण ने की थी। तोरमाण ने अपना जो कैपिटल है, चूंकि बाहर का अटैकर था, तो पश्चिमोत्तर भाग में बनाया, सियालकोट में, है ना, जो कि आज पाकिस्तान में है। मौखरी वंश की बात करें तो शुरुआत की थी ईशान वर्मा ने, और जो अपनी राजधानी बनाई थी देखिए कन्नौज में बनाई थी। कन्नौज में देखिए कई लोगों की राजधानी होगी, गुर्जर प्रतिहार वंश की भी बात होगी कन्नौज में, मौखरी वंश की भी बात होगी कन्नौज में, और भी लोग थे। गुप्त वंश जो आपके मगध वाले एरिया में था, तो उसकी शुरुआत की थी श्रीगुप्त ने, रट लीजिएगा, श्रीगुप्त ने शुरुआत की थी गुप्त वंश की, और जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र में बनाई थी। फिर जो गंग वंश की बात करें तो गंग वंश की जो शुरुआत है वो की थी कोंगुनी वर्मन ने। ये जो देखिए दक्षिण भारत का वंश है गंग वंश, गंगा डायनेस्टी इंग्लिश में बोलते हैं, तो गंग वंश की शुरुआत की थी कोंगुनी वर्मन ने, और जो अपना उन्होंने राजधानी बनाया था तलकाड़ या तलकड़ू में बनाया था। इसका भी मानचित्र मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, जो भी मुश्किल नाम है उनका मानचित्र दिखाया जाएगा। ये देखिए मैंने आपके लिए मानचित्र बना दिया है। थानेश्वर की बात की थी मैंने, ये देखिए हरियाणा में पड़ता है। कन्नौज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विदिशा बताया था, धार बताया था, और त्रिपुरी बताया था, ये मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। गुजरात में वल्लाभी और अनहिलवाड़ा। ये जो देखिए यहाँ पे मैंने औरंगाबाद दिखाया महाराष्ट्र में, यहीं पे पैठन था औरंगाबाद जिले में। अब चलिए कर्नाटक में देखिए कितने प्रमुख राजधानियां थी, वातापी या बदामी, बनवासी, मानेखेता और तलकड़ू। तलकड़ू जो है कावेरी जो नदी है उसके तटों पे कर्नाटक में अवस्थित था। अब जो है तमिलनाडु में देखिए कैपिटल जो बने कांची, देखिए थोड़ा सा ऊपर है, और उसके नीचे तो देखिए तंजावुर है। तंजावुर या तंजौर जो है कावेरी के ही किनारों पे स्थित है। यहाँ पे आपको जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश बताया था कि वेंगी वाले चालुक्य, तो देखिए आंध्र प्रदेश के एकदम किनारों पे वेंगी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो बंगाल के शासक थे उनका एक का कैपिटल जो यहाँ पे राढ़ में था, तो देखिए झारखंड और बंगाल के सीमा पे था। चलिए अब शुरुआत करते हैं, एकदम आरंभ करते हैं शुरुआत छोटी चीजों से कि इतिहास होता क्या। देखिए इतिहास जो है शब्द की रचना देखें तो 3 शब्दों से बना है, इति, ह और आस, संस्कृत से शुरुआत हुई है। तो इतिहास जो इति, ह और आस से बना है, इसका मतलब क्या है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। जो आपके पहले की जो घटना है, अगर ये प्रमाण मिल जाए कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, तो उसी अध्ययन को हम लोग इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास एक तरह से आपके अतीत को जानने का साधन है, जरिया है। अगर आप किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो है आगे आने वाले काल में उस समाज की जरूरतें क्या हैं, उसके अतीत को समझा जा सकता है, उसकी संस्कृति को समझा जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि आगे जाके वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा एक्ट करेगा, क्या उसकी प्रकृति होगी, देश जो है किसी देश का ऐसा विकास क्यों हुआ है। तो इतिहास से जो है हम किसी जगह की जो है या देश की या किसी स्थान की संस्कृति और सभ्यता दोनों समझ सकते हैं। तो यहीं पे बात आती है कि संस्कृति और सभ्यता में फर्क क्या होता है। देखिए संस्कृति जो है उसमें मानव के समस्त जो क्रियाकलाप हैं, ये ओवरऑल व्यू है, सारे जो है समस्त क्रियाकलाप जो है संस्कृति में गिने चुने जाते हैं। लेकिन सभ्यता जो होती है उनके भौतिक पहलुओं पे ही उनका जो है विशेष जो है जोर दिया जाता है। भौतिक पहलू मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए शहर है, तो शहर में घर कैसे थे, सड़कें कैसी थी, ये तो भौतिक हुआ। लेकिन संस्कृति में जो समस्त क्रियाकलाप, खाना कैसे बनाते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सारी बातें आने लगेंगी। देखिए अब देखते हैं कि भारत जो नाम है, भारत की या जो और भी कई नाम है, कहां कहां उल्लेख क्या है। अब जब विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें यह बोला गया है कि समुद्र के उत्तर में, भारत का आप देखिए ना मानचित्र, यहां समुद्र हो गया ना, तो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में, यहां हिमालय है तो हिमालय के दक्षिण में हो गया, जो स्थान अवस्थित है वह भारत देश है।
और हमारी जो संतति है, हमारी जो यहाँ पे हम कहाँ से आए हैं, जो हमारी संतति है वो भारतीय ही है, ऐसा जो है विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। अब अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में देखिए एक यहाँ पे जन थे, ट्राइब थे। वो जो जन थे, प्रमुख जन, उनका नाम भरत था। तो माना जाता है कि उस जन के नाम पे ही इस पूरे एरिया को जो है, क्षेत्र को जो है भारत बोल दिया गया। तो ऋग्वैदिक जो है किताबें जो है आपको उसमें भरत का जो है जन का उल्लेख मिल जाता है। अब देखिए कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। देखिए हखामनी ईरानियन थे। हखामनी ईरानियों का यह कहना था, ईरान के रूलर्स थे ये हखामनी ईरानी, उनका यह कहना था कि सिंधु नदी द्वारा जो संचित, सिंधु नदी से जहां पानी मिल रहा है पूरे प्रदेश को, उसको हम लोग इंडिया बोलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सिंधु को इंडस बोला और जो है सिंधु नदी द्वारा संचित क्षेत्र को उन्होंने इंडिया बोल दिया। पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है जेंद अवस्था, जेंद अवस्था में जो है सरस्वती और उससे जो है मिली जुली 7 नदियों का उल्लेख किया हुआ है। और सप्त सैंधव, सप्त मतलब 7 और सैंधव मतलब सिंधु नदी से जो है रिलेटेड। तो सप्त सैंधव शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग मिलता है वो देखिए पारसियों का जो उनका धर्म ग्रंथ है जेंद अवस्था, उसमें है उल्लेख मिलता है। यूनानियों ने जो है सिंधु नदी को इंडस बोला। मैंने आपको पहले बोला ना, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस बोला। अब जो ईरानी या पारसीय पुस्तक है, पारसियों की पुस्तक है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया जेंद अवस्था वो उनका धर्म ग्रंथ है पारसियों का। लेकिन जो ईरानियों या पारसियों का एक और पुस्तक है मेहरपास्त या यासना, मेहरपास्त और यासना में जो है सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू लिखा हुआ है। तो ये हप्त हिंदू, सप्त सिंधु, ये बाहर की किताबों में आपको मिल जाएगा। अब एक जो देखिए यहां पे बात आती है, एक इतिहासकार, एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे, सबको आपको पता होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो है अपनी किताबों में उल्लेख किया है इंडोस शब्द का। ये इंडोस शब्द उन्होंने किसके लिए उपयोग किया। देखिए जो पार्सियन जो थे, पार्सियन लोग जो थे, जो वहां पे उनका साम्राज्य होता था, तो देखिए टैक्स के हिसाब से, कर के हिसाब से अपने साम्राज्य को वो लोग छत्रप में बांट देते थे। तो जो हमारे भारत के जो साइड का छत्रप, या ये कहें कि जो आपका जो पश्चिमोत्तर का जो है पार्ट, जो रीजन है, वो जो छत्रप था, उसके लिए प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जो थे हेरोडोटस, उन्होंने इंडोस शब्द का जो है उपयोग किया। जब ईसा का प्रथम शताब्दी आया, 100 जो है आपका ईसा आया, तो वहां पे जो है चीन के जो बौद्ध धर्म, चीन में जो है बौद्ध धर्म गया, आपको पता ही है। तो जब चीन में बौद्ध धर्म आया तो वहां पे भारत का जो है काफी विचार विमर्श होने लगा। तो चीन के जो लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया, देखिए तिएनचू, तिएनचू बोला, इसके अलावा चुआनलू बोला। लेकिन बाद में आपको पता होगा कि वहां के जो है वेनसांग जो है या ज़ुएनज़ांग जो है भारत आए और उन्होंने जो उस टाइम पे प्रचलन कर दिया शब्द का भारत के लिए, वो था येनतू। तो पहले जो है चीन के लोग हमें तिएनचू या चुआनलू बोलते थे, लेकिन ज़ुएनज़ांग या हुएनसांग के कारण जो है येनतू बोला जाने लगा भारत को। फिर उल्लेख आएगा पाणिनि का। देखिए पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व में किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, मतलब कि उसमें 8 अध्याय थे। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण पे ये किताब लिखी थी। उसमें जो उन्होंने है बोला था कि कश्मीर के एरिया में, जो कश्मीर के क्षेत्र में कंबोज है और मध्य भारत, पूर्व भारत में जो मगध है, कंबोज से लेकर मगध के बीच में उन्होंने बोला था कि 22 जनपदों में से एक जो जनपद था वो भारत था। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी भारत का एक जनपद की तरह जो है उल्लेख मिलता है। जो पतंजलि थे जिन्होंने योग सूत्र लिखा था, पतंजलि के 150 ईसा पूर्व लिखे हुए योग सूत्र की माने तो उन्होंने भारत के लिए जो है आर्यवर्त शब्द का जो है उपयोग किया था। चलिए छोटा सा हमारा जो है टॉपिक है कि भारत की प्रमुख नदियां जो है, पवित्र नदियां कौन सी है। तो देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती हालांकि विलुप्त हो गई है, लेकिन ये तो आपको संगम पे याद रहते हैं ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में गोदावरी है वो भी जो है पवित्र नदी मानी जाती है। नर्मदा जो है मध्य भारत में वो भी पवित्र नदी है। और जो आपके उत्तर भारत में सिंधु नदी है, चूंकि इसका तो वेद में, जेंद अवस्था में हर जगह उल्लेख मिलता है, तो सिंधु नदी भी जो है पवित्र नदी मानी जाती है। और दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में बहने वाली नदी कावेरी भी जो है प्रमुख जो है आपकी जो है वो पवित्र नदी मानी जाती है। तो पवित्र नदी की बात हो गई तो पवित्र नगर भी देख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में आपका जो अयोध्या हो गया, उत्तर प्रदेश में जो आपका मथुरा हो गया, बिहार में आपका जो है, बिहार तो नहीं बोलेंगे, गया, बिहार में गया हो गया, और हरिद्वार लिखा है, आप इसको उत्तराखंड में देखिए। तो ये दोनों भी जो है पवित्र नगर हैं। काशी जो कि बनारस की बात हो रही है तो वो भी पवित्र नगर है। अब जो है दक्षिण भारत में अगर देखें तो दक्षिण भारत में जो आपका कांजीवरम है या कांचीपुरम है, ये भी पवित्र शहर था, नगर था।
अब बात करेंगे उज्जैन की, जो कि मध्य प्रदेश में था, उसको हम लोग अवंतिक भी बोलते थे, यह भी पवित्र शहर था। फिर बात करें गुजरात में जो है एकदम बिल्कुल समुद्र के किनारे द्वारका या द्वारावती, ये भी एक पवित्र नगर था। मैंने इंग्लिश वाले में मैप दिखाया था, तो यहां दिखा दे, हरिद्वार जो आपके उत्तराखंड में हो गया, मथुरा जो आपके उत्तर प्रदेश में हो गया, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में, उज्जैन देखिए मध्य प्रदेश में, यहाँ है थोड़े से पश्चिम वाले हिस्से में, द्वारका देखिए आपके बिल्कुल समुद्र के किनारे है, और ये कांचीपुरम देखिए तमिलनाडु में समुद्र के किनारे है। तो ये सारे जो है आपके पवित्र नगर हुए। अब जो अगला टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद दिया था, शंकराचार्य ने भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए थे। उनके जो 4 मठ स्थापित किए हुए थे, तो देखिए उत्तरी भारत में उत्तराखंड में उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला जो क्षेत्र है वहां पे हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ स्थापित किया था। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, देखिए ज्योतिर्मठ पीठम, ठीक है। उसके अलावा जो देखिए यहां पे आप चले जाइए उत्तर के बाद सीधे मैं तो मानूंगा कि दक्षिण चले जाइए, तो दक्षिण में जो देखिए मैसूर जो है शहर, उसके आसपास उन्होंने शारदा पीठम बनाया था, जिसको हम लोग देखिए यहाँ पे श्रृंगेरी मठ भी बोलते हैं। तो दक्षिण में जो है शारदा पीठम को श्रृंगेरी मठ भी बोलते हैं, और जो बद्रीनाथ वाला हुआ उसको हम लोग ज्योतिर्मठ भी बोलते हैं। अब चले आइए पश्चिम भारत में, तो वहां पे उन्होंने बनाया द्वारका पीठम। द्वारका पीठम को हम लोग कालिका पीठम भी बोलते हैं, शारदा मठ भूल जाइएगा, कालिका पीठम भी बोलते हैं। और ये देखिए पूर्व भारत में गोवर्धन पीठम जो उन्होंने पुरी में बनाया, जहां आज भी काफी पूजा पाठ होती है, तो पुरी में जो है उन्होंने गोवर्धन मठ बनाया। तो अब इस लेक्चर में मैं यहाँ पे 36 मिनट के 37 मिनट के आसपास रुक जाऊंगा। आप जो है हमारा पेड ग्रुप जो है फट से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट में जो हम लोग प्राचीन भारत के जो है इतिहास के स्रोत हैं वहां से शुरुआत करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं और फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। आपसे नए लेक्चर में मुलाकात होगी। बाकी आप हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए चलाया जा रहा है। और हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। बाय बाय।